Good evening, everyone. I am Niharika Tyagi, Cybersecurity Researcher at WebHex Solutions. Today marks the inauguration and the commencement of our first official session of our cyber webinar, Cyber Weekends. We look forward to a series of insightful discussion that will strengthen our collective understanding of digital security. So before we begin the session, I'd like to take a moment to introduce our distinguished keynote speaker, Mr. Arya Tyagi. It gives me great pleasure to introduce Mr. Arya Tyagi sir, our keynote speaker for today's webinar. Arya Tyagi is a young entrepreneur, cybersecurity researcher, and trainer. He has worked with various law enforcement agencies from all over India. He is author of two cybersecurity handbooks and founder at WebHex Solutions Private Limited. He has trained more than 2 lakh people in the cyberspace and more than 2,000 government officials, including police and military officials. So, without discussing further, let's start the session. Over to you, sir. Thank you, Niharika, for the warm welcome. So, let me share my screen. I hope it is visible. Yes, sir, it's visible. Thank you. So, let's start our session. So, this is the first official session of Cyber Weekends, and we have started a new series under WebHex Solutions that we will initiate a new initiative जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है साइबर वीकेंड्स। स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्या त्यागी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 2 बुक्स लिखी हुई हैं। मैं एज अ इंडिपेंडेंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और ट्रेनर काम करता हूं काफी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ एट वेबएक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करें तो आई एम अ फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर एंड ट्रेनर विद यूपी पुलिस और एसटीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ हम लोग थोड़े बहुत काम करते रहते हैं। एंड आई एम अ गेस्ट फैकल्टी एट जीआरपी एंड सीआईएसएफ। सो सबसे पहले हम इस इनिशिएटिव की बात करते हैं कि जो साइबर वीकेंड्स है, ये इनिशिएटिव क्या है और ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नया नया चेंज आता जा रहा है और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बट उन साइबर क्राइम्स के साथ साथ हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कितनी है और उनसे बचने के तरीके हम लोगों को कितना पता है, उन सब चीजों के लिए ही हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव निकाला हुआ है जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है साइबर वीकेंड्स। वीकेंड्स बेसिकली हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम लोग सैटरडे संडे हर कोई फ्री रहता है, घर पे रहता है। तो जैसा हम लोग वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, वैसा हम लोग 1 से 1.5 घंटा हम लोग अपनी एक हेल्दी एक्सरसाइज के लिए भी ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर वीकेंड्स, जहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी टिप्स बताया करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका हम रजिस्ट्रेशन का या फिर किसी भी चीज का 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं करेंगे। स्क्रीन पे बारकोड है जो हमारी कम्युनिटी का बारकोड है। अगर आप में से कोई हमारी कम्युनिटी में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो इस बारकोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आगे। तो पहला रीजन क्या है ये कम्युनिटी स्टार्ट करने का, हमें क्यों ये कम्युनिटी स्टार्ट करनी पड़ी। सो बेसिकली 2018 के बाद जब साइबर क्राइम्स के रेशो में एकदम बढ़ोतरी देखी गई, 2018, 19 एंड देन 20 के अंदर जब पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो वहां से टेक्नोलॉजी बढ़नी स्टार्ट हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चीज रियलाइज होनी स्टार्ट हो गई कि अब सारी चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चली जाएंगी। और जो कि हुआ भी, सब चीजें धीरे 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 साइबर पे ही चली गई। क्लासेस ऑनलाइन होने लग गई, मोस्टली पेमेंट्स ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गई, एग्जाम्स ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए, ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो गई। सारी चीजें अब ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुकी हैं। पहले रेयरली कोई टिकट बुक करता था ऑनलाइन और अब रेयरली कोई टिकट बुक करता है ऑफलाइन जाके। अब जैसे जैसे चीजों के अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है, साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बट उसके हिसाब से हम कितना सिक्योर्ड हैं, हमें कैसे पता चलता रहेगा कि किस किस टाइप के ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन हर वीकेंड पे हुआ करेगा। हर वीकेंड पे सिर्फ मैं अकेला सेशंस नहीं लिया करूंगा,
हर वीकेंड्स पे हम लोग नए नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, कोई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स लेके आएंगे, ट्रेनर्स लेके आएंगे नए नए, और हर फील्ड के माहिर को बुलाएंगे हम इस साइबर वीकेंड्स के अंदर, सो दैट आप डिफरेंट डिफरेंट माउथ से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को सीखते रहो। अब अगर हम रेशो देखें तो 2018 का जो रेशो था वो था 27,248 केसेस रिपोर्ट हुए थे ईयरली। अगर हम 2024 की बात करें तो 7,40,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ और सिर्फ जनवरी से अप्रैल के बीच में। 2025 में जहां पे हम लोग अभी बैठे हैं, वहां की सिचुएशन ये है कि हमारे पास 6 से 7,000 केसेस डेली बेसिस पे आते हैं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे। लेकिन ये नंबर्स भी वो हैं जो लोग एक इनिशिएटिव लेके और साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वो कभी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि या तो हमारे केस पे काम नहीं हो पाएगा, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो पता नहीं पैसा रिकवर होगा नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। लड़कियों के साथ जब साइबर सेक्सटोर्शन होता है, साइबर हैरेसमेंट होता है, साइबर बुलिंग होती है, तो उनको डर होता है कि पुलिस के पास कंप्लेन करेंगे या फिर किसी को बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। बट पहला स्टेप है क्या कि एटलीस्ट साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना स्टार्ट करो, सो दैट एक रेशो निकल के आ सके नेशनल लेवल पे कि कितने केसेस हमारे इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं और उनमें से कितने केसेस पे काम हो रहा है, रिकवरी कितनी है फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में। आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कोई कुछ बोल रहा था, तो मेरी जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, हम लोग क्वेरी सेशन लेंगे लास्ट के 15-20 मिनट्स डेडिकेटेडली हम लोगों ने इसीलिए ही रखे हैं कि हम क्वेरीज ले सके। बट इन बिटवीन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग अपने माइक्स म्यूटेड रखें, सो दैट मैं आपको चीजें अच्छे से बता सकूं और आप लोग अच्छे से चीजें सुन सकें। सो पॉइंट ये आता है कि साइबर क्राइम क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन से हट जाएं, साइबर क्राइम होता क्या है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि साइबर क्राइम होता क्या है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल एक परिभाषा है इसकी कि कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी जिसके अंदर इंटरनेट, कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो वो साइबर क्राइम है। इट मीन्स अगर कोई मर्डर हो रहा है और वहां पे भी इंटरनेट का यूज किया गया है, तो वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। इट मीन्स एक एग्जांपल देता हूं मैं, दो बंदों ने व्हाट्सएप पे चैट करी और प्लानिंग बनाई किसी का मर्डर करने की प्लानिंग बनाई व्हाट्सएप के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने मर्डर कर दिया, तो इट विल ऑल्सो कम इनटू साइबर क्राइम, क्योंकि जो प्लानिंग हुई थी वो जिस प्लेटफॉर्म पे हुई थी उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, तो अगेन इट विल कम अंडर साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम करता कौन है? या तो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, या हैकर्स करते हैं, या स्कैमर्स करते हैं। करते क्यों हैं? या तो पैसे के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, या फिर सामने वाले की छवि को हार्म करने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को डैमेज पहुंचाने के लिए। अब डेफिनेशंस की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन ही करेंगे। साइबर क्राइम जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे कर लेते हैं हमारे साथ, किसी को कुछ आइडिया है? साथ साथ डिस्कशन भी करते रहते हैं। किसी को कोई आइडिया है? अनम्यूट करके बताइए। साइबर क्रिमिनल्स जब साइबर क्राइम करते हैं हमारे साथ, तो वो कैसे कर लेते हैं साइबर क्राइम? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो हालत देख के या फिर फिशिंग अटैक्स वगैरह की हेल्प से या सोशल इंजीनियरिंग से। सॉरी, सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा मैं बता। एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, मैं कह रहा था सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग या फिर हमें लालच वगैरह देके। यस एग्जैक्टली, मोक्ष ने बिल्कुल सही बोला। और हमारे पास मैसेज आया श्रीकांत तिवारी का कि क्योंकि हम होने देते हैं इसलिए, और हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि सामने खाई है तो हम ऑटोमेटिकली वहां से ना साइड हो जाएंगे, हम जाएंगे नहीं उधर की साइड, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में किस टाइप के साइबर क्राइम चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाता है।
अब जब हम लोग इंटेरोगेशन भी करते हैं कभी कभी विक्टिम्स के साथ, या फिर विक्टिम से बात कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके साथ सर डिजिटल अरेस्ट कैसे हो गया, तो बोलते हैं कि सर क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोदी जी भी टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा रहे हैं, और जब हमारे पास सामने से एक फर्जी पुलिस वाले का फोन आया तो हमें भी ऐसा लगा कि मे बी इंटरनेट के साथ साथ पुलिस ने फिजिकली अरेस्ट करने के साथ साथ डिजिटली भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो इसलिए हमने उन पे यकीन कर लिया। और क्योंकि सामने वाला वर्दी में बैठा था तो हम लोग इसलिए डर गए, हमने मान लिया कि सामने वाला असली पुलिस वाला होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैं ये पीपीटी बाद में शेयर कर दूंगा आप लोगों के फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो बेसिकली होता क्या है, जो टेक्निक्स साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सोशल इंजीनियरिंग। अब बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है? सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू साइबर क्रिमिनल्स आराम से सामने वाले विक्टिम को या सामने वाले टारगेट को बहुत आराम से मैनिपुलेट कर ले जाते हैं और अपनी बातों में फंसा के, अपनी बातों को पे यकीन दिला के सामने वाले से वो काम करा ले जाते हैं जहां पे उसको बाद में रिग्रेट फील होता है कि मेरे साथ तो साइबर क्राइम हो गया है। इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मोस्टली मतलब पेंडेमिक से पहले का अगर मैं थोड़ा सा रेशियो बताऊं आप लोगों को, तो पेंडेमिक से पहले क्या होता था, साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स इस टेक्निक का यूज करते थे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे फिशिंग अटैक का यूज कर लिया, और फिशिंग अटैक के थ्रू वो प्रिटेंड करते थे कि दिस लिंक इज ये लिंक जो है वो फेसबुक का है या फिर इंस्टाग्राम का है या ट्विटर है, और इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एक्चुअल में फेसबुक ही खुलेगा। अब वो लोग बैकएंड में क्या करते थे इसके पीछे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाएगा, और जो वेब पेज था वो प्रॉपर फेसबुक का ही था, बट आपने उस पे लिंक पे ध्यान नहीं दिया, और आपने जब उस पे यूजर नेम पासवर्ड डाला तो वो एक्चुअल में असली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ना डाल के आपने उसको एक फर्जी वेबसाइट पे डाल दिया जो कि फिशिंग लिंक था। सेम सोशल इंजीनियरिंग अगर आज के समय की बात करें तो, जैसे एक फर्जी पुलिस वाला एक फर्जी ड्रेस पहन के पुलिस की और विक्टिम्स को कॉल करता है या फिर टारगेट्स को डायरेक्टली कॉल करता है और बोलता है कि हमें इस पोर्ट पे आपके आधार कार्ड पाए गए हैं, आपके नाम से सिम कार्ड्स पाए गए हैं और उनसे क्राइम हुआ है। अब एक्चुअल में तो क्राइम कभी उन्होंने किया नहीं होता है, ना उनके आधार कार्ड्स होते हैं, और जो बोलते हैं कि आप मुंबई आए थे कभी, और उनको रियलाइज होता है कि हम मुंबई भी नहीं आए थे कभी, बट स्टिल वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें बोलते हैं कि जो टारगेट होता है, जो विक्टिम होता है, वो उनकी बातों में आ जाता है, और जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसा वैसा वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अभी तक सिर्फ हम लोगों ने दो चीज के ऊपर डिस्कशन किया, साइबर क्राइम्स और सोशल इंजीनियरिंग। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया, प्लीज म्यूट योर माइक। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि हमारे साथ जो साइबर क्राइम होता है वो कुछ तो वर्ड है सोशल इंजीनियरिंग जिसके थ्रू हमारे साथ साइबर क्राइम होता है। बट एक क्वेश्चन और रेज होता है कि जब हमने पासवर्ड डाला अपना, तो हमें किसी ने हाथ पकड़ के तो पासवर्ड डलवाया नहीं, तो फिर सामने वाले ने किस चीज पे कंट्रोल किया? एक्चुअल में जब हम लोग देखते हैं हैकिंग के केसेस के अंदर, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हैकिंग परफॉर्म ही नहीं की गई होती, सामने वाले ने खुद से किसी लिंक पे क्लिक किया, खुद से एपीके इंस्टॉल करी और उसका फोन हैक हो गया, या फिर खुद से उसने चीजें सामने से दे दी। लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी में हमारे हाथ पकड़ के तो किसी ने कोई चीज कराई नहीं, तो फिर क्या किया है? इसको बोलते हैं साइबर साइकोलॉजी। इट मींस एक्चुअल में क्या ये साइबर फ्रॉड है या फिर हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला गया है? साइकोलॉजी का क्या मतलब है? प्लीज म्यूट योर माइक। अब साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? भाई हमारा माइंड तो किसी ने हैक नहीं किया है, तो फिर हमारी साइकोलॉजी के साथ किसने खेला और कैसे खेला? जब हमें कोई बोलता है कि आप 100 रुपए लगाओ और आपको 180 रुपए मिल जाएंगे, और हमने लगाए और हमें 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हमारे माइंड में क्या आया कि वी गेन अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज बाई जस्ट सिटिंग इन आवर होम इन फ्रंट ऑफ एसी। अब सामने वाले ने बोला कि आप 500 लगाइए तो हम आपको 300 रुपए का रिटर्न दे देंगे। हमने 500 लगाए, हमें 300 का रिटर्न मिल गया। अगेन हमारे माइंड ने गेम खेला कि ये तो अच्छी ट्रिक है, अच्छी टेक्निक है पैसा कमाने की घर से। ऐसे करके साइबर क्रिमिनल्स सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। साइकोलॉजी के साथ खेल के क्या करते हैं? हमारा ट्रस्ट गेन करते हैं।
चाहे वो ट्रेडिंग स्कैम्स हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, वो कैसे ना कैसे करके ट्रस्ट गेन करते हैं और उसके बाद वो हमारे अकाउंट्स खाली कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे सेशन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है और हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि हम कहाँ पे जॉब करें, या फिर जब हम 12th पास होती है तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेके कि हमें क्या करना चाहिए 12th के बाद। सेम ऐसे ही स्कैमर्स आज के टाइम पे कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी टेक्निक का यूज करके क्राइम करें, साइबर क्राइम करें। मतलब अगर साइबर क्रिमिनल्स को कुछ लोगों को टारगेट करना है और पैसे चोरी करने हैं उनके अकाउंट से, तो आज के टाइम पे साइबर क्रिमिनल्स कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी टेक्निक का यूज करके सामने वाले का अकाउंट खाली करें। आगे बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स उनके पास हैं। तो आज के टाइम पे अभी जो हमारी मार्केट में ट्रेंड देखा जा रहा है वो किन किन क्राइम्स का देखा जा रहा है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीपफेक टेक्नोलॉजी आती है। डीपफेक टेक्नोलॉजी जैसा कि हम सभी को पता है कि एआई का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका यूज करके कोई भी बंदा किसी भी टारगेट का फोटो मूव कर सकता है, वीडियो मूव कर सकता है और ऑडियो मूव कर सकता है। और अगर वो थोड़ा सा भी टेक्निकल है तो वो इन तीनों चीजों को मोल्ड करके एक ऐसी वीडियो बना सकता है जिसको आप बिलीव भी नहीं करोगे कि वो आपकी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे ये चीजें हुई भी हैं और डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज किया भी गया है। जो थोड़े बहुत भी टेकी यूजर होते हैं वो इनको अच्छे से यूज करना जानते हैं या फिर उनको पता है कि इनको कैसे यूज किया जाता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनको यूज करके फोटो मॉर्फिंग, वीडियो मॉर्फिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग स्कैम। ट्रेडिंग स्कैम इस टाइम पे हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। वो कैसे? सो आई एम फ्रॉम बेसिकली मेरठ और यहाँ पे अभी लास्ट ईयर एक केस आया था। आईआईटी रुड़की के रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 3.5 करोड़ का ट्रेडिंग स्कैम हुआ है। वो कैसे हुआ? उनको एक अनजान ग्रुप में ऐड किया, व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में रोज 50-60 लोग मैसेज डालते थे कि आज हम लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया एंड वी गेट इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब लोग स्क्रीनशॉट्स के साथ डालते थे। जब आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने देखा कि ग्रुप के अंदर काफी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं और डिस्कशन चलते हुए उसमें सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं अच्छा खासा, तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने मैसेज किया उनको और उन्होंने सामने से जो उनको कंसल्टेंट मिली उन्होंने खुद बोला कि सर आप एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए, एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ तब आप अपने हिसाब से जो है आगे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में 1,000-2,000 रुपए लगाए। ये लगा के उनको कुछ आरओआई मिल गया, एक रिटर्न मिल गया उस पर इंटरेस्ट। जब आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए और उनको एक अच्छा रिटर्न मिला, 500, 800, 1,000 रुपए मिला उनको रिटर्न, तो फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे करते करते उसको सीढ़ी चढ़वाई और सीढ़ी चढ़वाते चढ़वाते बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा। ऐसे करते करते उनको एक बड़ा अमाउंट देते चले गए। जब उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है और एक्चुअल में ये कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैम था, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो चुका है। वो भी उनको रियलाइज कब हुआ? जब उन्होंने 3 करोड़ रुपए दे चुके थे और 3 करोड़ रुपए उन्होंने वेबसाइट के अंदर डाल के दिए थे, लेकिन वो उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। और जब वो विड्रॉ करने का ट्राई कर रहे थे और अपने कंसल्टेंट से बात कर रहे थे, उस मोमेंट पे उनकी कंसल्टेंट बोलती है कि सर आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, सर मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इतना है। तो ऐसे करते करते उन्होंने उनसे 50 लाख रुपए और ले लिए। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ एक्चुअल में ट्रेडिंग स्कैम हो गया है, तब उनके पूरा जो टोटल अमाउंट था वो 3.5 करोड़ रुपए का था। 3.5 करोड़ रुपए का उनके साथ ठगी हो चुकी थी। मेरठ का ही ये केस था। तो उनके बेटे ने मुझसे कनेक्ट किया और मुझे पूरा केस बताया। देन मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम इसमें आप इमीडिएट बेसिस पे साइबर थाने में एफआईआर कराइए। उनका फर्स्ट रिप्लाई क्या था कि सर अगर हमने एफआईआर कराई तो ये मीडिया में चली जाएगी बात और बदनामी होगी काफी।
तो उनको एक चीज रियलाइज नहीं हो रही थी कि उनके साथ 3.5 करोड़ की ठगी हो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद भी ही वाज सेइंग कि सर अगर हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये बात मीडिया में चली जाएगी और बदनामी होगी। अब सोचिए 3.5 करोड़ के जाने के बाद भी इंसान ये चीजें सोच रहे हैं। मार्केट में सिचुएशंस ये है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर को ये चीज पता होती फर्स्ट डे से ही कि भाई ऐसे इतनी जल्दी कोई भी रिटर्न नहीं आते हैं, ये सब फर्जीवाड़े होते हैं और सिर्फ स्कैम्स होते हैं, तो शायद उनके 3.5 करोड़ रुपए बच चुके होते। इवन कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली क्योंकि वो सारा पैसा लगा देते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में और अपना घर बेच के और सारी चीजें करके लोन उठा के वो सारा पैसा लगा देते हैं इन सब चीजों में, ऐसी वेबसाइट्स के अंदर। सो नेक्स्ट टाइप का जो क्राइम आता है वो आता है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं और यहाँ पे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऐसे केसेस के अंदर, और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल नेटिजन्स के साथ हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है या फिर एक पेरेंट्स के साथ हुआ है। ये मोस्टली जो होता है वो रिटायर्ड लोगों के साथ होता है, चाहे वो रिटायर्ड प्रोफेसर हो, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो रिटायर्ड लॉयर्स ही क्यों ना हो। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़े लोगों को माना जाता है, ऑफिसर्स को माना जाता है, वो होते हैं जजेस। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जजेस के साथ, रिटायर्ड जजेस के साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है। बट क्योंकि वो साइबर अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है, और क्योंकि वो बदनामी के चक्कर में कभी इन चीजों को वेरीफाई नहीं करते हैं, कभी रीचेक ही नहीं करते हैं कि ऐसी कोई चीज है भी, और वो फंस जाते हैं इन सब चीजों में। सो बेसिकली डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, एक कॉल आती है एक विक्टिम के पास, एक टारगेट के पास कि आप ये बात कर रहे हैं, आपका एड्रेस ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका आधार नंबर ये है, और हमें आपका आधार कार्ड जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज के अंदर पाया गया है, और हमारी जो टीम है मुंबई पुलिस या फिर कहीं बाहर की पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए निकल चुकी है, और किसी भी टाइम वो आपके घर पे आ जाएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। बस आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अब किसी के पास भी अगर कॉल आता है तो यही बोलेगा सबसे पहले तो कि ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं है, और तो सामने वाला जो ऑफिसर होता है वो ये वाली बात बोलता है बहुत कॉन्फिडेंस से कि ठीक है सर, हमने मान लिया अगर आपने कुछ नहीं किया है तो हम आप हमारी टीम आएगी, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिएगा, और वो कभी भी आपके मोहल्ले के आसपास ही है, और आपको ले जाएगी थाने में और आपसे पूछताछ करेगी। अब जैसे ही ये 3-4 शब्द हमारी माइंड ने सुने कि हम पुलिस आएगी, लेके जाएगी थाने में और मोहल्ले के आसपास हैं, तभी हमारी एक साइकोलॉजी रन होनी स्टार्ट हुई कि यार गलती हो ना हो बट पुलिस तो आएगी घर पे, और पुलिस आएगी तो बदनामी भी होगी। हम डर जाते हैं, हम बोलते हैं उनको कि सर पुलिस को मत भेजिए, हम आ जाते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और पुलिस तो आएगी। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है, गवाही दी जाती है कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो सामने वाला पुलिस जो है, जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो फर्जी पुलिस ऑफिसर होगा एक्चुअल में, वो आपको बोलेगा कि ठीक है हमने मान लिया कि शायद आपकी कोई गलती नहीं है और आपको फंसाया जा रहा है इस केस में, तो हम एक काम करते हैं, हम आपको फिजिकली अरेस्ट ना करके हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे। तो बोलते हैं सर ये क्या होता है डिजिटली अरेस्ट? तो सामने वाला जो फर्जी पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि सर हम आपको हमारी स्क्रीन पे आना पड़ेगा, आपको अपना कैमरा माइक ओपन करके रखना पड़ेगा, और हम जैसे आपको बोलेंगे आपको वैसे ही वही सारी चीजें फॉलो करनी होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो अभी तक तो मतलब ये चीजें थी कि मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। इन केसेस के अंदर ये साइबर क्रिमिनल्स एक बकायदा एक फर्जी नोटिस भेजते हैं जिसके ऊपर वो साइन करवाते हैं सामने विक्टिम से कि आप किसी सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से बात नहीं करोगे, आप अपने रूम के बाहर नहीं जाओगे, और नीचे साइन करवाते हैं, और उनको पहले से धमकी देके रखते हैं कि अगर आपने ये रूल तोड़ा, अगर आपने किसी को भी बताया तो तुरंत पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी, और आपके घर के आसपास ही पुलिस जो है वो स्टे करी हुई है, और जैसे ही आपने हमारी टर्म्स तोड़ी तुरंत आके पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ऐसे केसेस बहुत सारे देखे गए हैं। अभी एक पंजाब का मैं आपको केस बताता हूँ। पंजाब में एक बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड थे आई गेस, उनके पास डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल आया और उन्होंने मान भी लिया। अब क्योंकि उनसे अमाउंट जो था वो बड़ा मांगा गया, 25-30 लाख रुपए समथिंग अमाउंट मांगा गया। ये बात है, चंडीगढ़ का केस है और काफी फेमस केस है।
तो जब वो बुजुर्ग आदमी अपने घर से निकले बैंक के लिए उस पैसे को ट्रांसफर कराने के लिए, तो उस टाइम पे भी वो जो फेक पुलिस ऑफिसर था उनके साथ वीडियो कॉल पे था, और उनको पहले ही बोल दिया गया था कि सर आप वीडियो कॉल पे बैक कैमरा ऑन करके आपके जो फोन है वो आपको ऊपर वाली पॉकेट में डाल के रखना है, सो दैट हम देखते रहें कि आप किससे क्या बात कर रहे हो। और ये चीजें चलते चलते जब वो अपने बैंक गए और बैंक में मैनेजर से मिले और उनको बोला कि मेरे को ये 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, मैंने एफडी की हुई है, मुझे तोड़नी है, तो मैनेजर को थोड़ा सा यहाँ पे उनको बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि वो जो बुजुर्ग इंसान था, बुजुर्ग ऑफिसर थे, मैनेजर को पता था कि ये कभी आते नहीं है बैंक और ये हमेशा सिर्फ डिपॉजिट करने आते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्या इमरजेंसी हो गई कि आपको 25 लाख रुपए एक ही बारी में चाहिए और एक ही बारी में विड्रॉ करने हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, और मेरा अकाउंट है आपके बैंक में और आप मेरा प्लीज ये 25 लाख रुपए ट्रांसफर करा दीजिए। तो उनको और शक हुआ, तो वो जस्ट उनसे पूछ ही रही थी अपनी कैबिन में, तो ये सर्दियों की बात है, पीछे ही एक पुलिस ऑफिसर बैठे थे, तो उनको जब थोड़ा सा अटपटा लगा, पुलिस ऑफिसर ने ऊपर से ड्रेस के ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, तो वो लग नहीं रहे थे पुलिस ऑफिसर ऊपर से। तो जब उन्होंने देखा अटपटा कुछ है और उनके पसीने आ रहे थे सर्दी में भी, और जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने पूछा कि वो काफी बुजुर्ग थे, तो उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, पंजाबी में बोला। तो उन्होंने बोला कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस एंड दिस इज माय पर्सनल थिंग, और मैं इसको अपने आप मैनेज कर लूंगा, और आप जस्ट ये मेरे जो पैसे हैं आप इनको ट्रांसफर करा दीजिए। वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे फोन चल रहा था वीडियो कॉल पे, और पुलिस ऑफिसर ने वो देख लिया था कि वीडियो कॉल पे किसी से कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये चलते चलते उनको शक तो हो गया था, और बैंक ने मना कर दिया था पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो वापस निकले और अपने घर की तरफ चले गए। पीछे से ही उस ऑफिसर को जब शक हुआ तो उनके पीछे पीछे वो गाड़ी लेके चले गए, और जैसे ही वहां पे अपने घर के अंदर एंटर करके उन्होंने बताया उसको, जो फेक पुलिस वाला था, कि आपने देखा ही कि बैंक ने मुझे पैसे ट्रांसफर करने नहीं दिया, और उनकी कन्वर्सेशन चल ही रही थी, इतने में वो पुलिस ऑफिसर जो है अंदर आ जाता है और सारी चीजें देख लेता है कि क्या क्या चल रहा है, और फिर वो फोन लेके बेसिकली उस फर्जी क्राइम ब्रांच ऑफिसर से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि वो पूछता है आप कौन हो, तो बोलते हैं कि मैं पुलिस में हूँ और इंस्पेक्टर हूँ इस उसमें, तो वो तुरंत कॉल कट हो जाती है। तो बेसिकली ये होता है साइकोलॉजी गेम। जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखे गए हैं यहाँ पे, ऐसे केसेस में मेजरली देखा गया है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ होते हैं, क्योंकि पता होता है कि इनकी पेंशन आ रही होती है और इनके अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा होता है, तो इसलिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं मोस्टली रिटायर्ड ऑफिसर्स को ही टारगेट करते हैं। अभी रिसेंट का मैं एक केस बताता हूँ, फरवरी का केस है, नोएडा का ही। नोएडा में एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर रहते हैं जिनके साथ 3.25 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट हुआ है, और उन्होंने पूरा पैसा जो था वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया था, ऑफलाइन जाके अपने अकाउंट से निकाल के, और 2-2.25 करोड़ के आसपास उनके पास पड़े थे। बचा हुआ अमाउंट उन्होंने जो था अपने रिलेटिव से और इधर उधर से बोरो करके साइबर क्रिमिनल्स को ट्रांसफर कर दिए। और वो आईएफएस ऑफिसर भी वो थे जिन्होंने अपने पूरे टेन्योर में पुलिस वालों के साथ ही काम किया है, जिनको हमेशा उनको ही आदेश दिए हैं कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप सोचिए अगर उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है तो लैग कहाँ पे है? लैग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है कि साइबर अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ, और साइबर अवेयरनेस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम इस सेशन से जो चीजें सीख रहे हैं उसको हम कल को जाके अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबको जाके बताएंगे, सो दैट उनको भी पता चलता रहे कि डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है या नहीं है, ट्रेडिंग स्कैम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। नेक्स्ट, अब व्हाट्सएप हैकिंग के केसेस क्या देखे जा रहे हैं आजकल। सो बेसिकली हम लोग काफी सारे ग्रुप्स में एडिट होते हैं हमेशा, कई बार फैमिली ग्रुप्स होते हैं, कई बार बैंकिंग ग्रुप्स होते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे किसी एक बंदे की मैं बोलूंगा उसकी वीकनेस का कोई अगर फायदा उठा लेता है और उसको यूज करके वो बेसिकली आजकल करते क्या है, उस बंदे का व्हाट्सएप हैक करके या फिर कैसे भी उन ग्रुप्स के अंदर एक फेक एपीके फाइल भेज दी जाती है। या फिर जब होली दिवाली का टाइम आता है, कोई ओकेजन आता है, तो उसमें हमारे पास एपीकेज आते हैं कि आप ये एपीके इंस्टॉल कर लीजिए, ये ट्रू कॉलर का मोड एपीके है,
या XYZ किसी चीज, नेटफ्लिक्स का मोड एपीके है, तो हमारे पास जब ऐसी चीजें आते हैं तो हम कहीं ना कहीं लालच में आके इनको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन के अंदर। और बेसिकली मोड एपीके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब हम कोई भी ऐसा एपीके फाइल इंस्टॉल करते हैं अपने फोन के अंदर, तो होता क्या है, हमारे फोन का एक्सेस जो है वो सामने वाले डिवाइस के पास चला जाता है और वो सामने से बैठ के हमारे डिवाइस का पूरा एक्सेस कर सकता है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ और अगर मेरा फोन यहाँ पे रखा हुआ है और अगर मेरा फोन जो है वो हैक्ड है, तो कोई भी मेरा कैमरा एक्सेस कर सकता है बिना मुझे पता चले, कोई भी मेरा माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है, कोई भी मेरे फोन के अंदर जो मीडिया फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको एक्सेस कर सकता है कि कब किससे क्या बातें होती हैं, चैट्स पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप हैकिंग के केसेस में ये देखा गया है। सिंपल सी चीजें हैं इन चीजों के लिए कि कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करो और कोई भी अननोन एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है। अब इसके अलावा और क्या क्या टाइप के साइबर थ्रेट्स मार्केट में आजकल देखे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जहाँ पे हमारे साथ पैसे की ठगी हो जाती है, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स, ये मोस्टली क्राइम्स होते हैं लड़कियों के साथ, उनकी फेक प्रोफाइल बना दी जाती है, उनके पास अभद्र मैसेज भेजे जाते हैं, उनके पास कोई न्यूड फोटो, कोई न्यूड वीडियो भेज दी जाती है। कई बार देखा गया है लड़कियों के केसेस में उनकी न्यूड फोटो, न्यूड वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं, उनका फोन हैक करके उनकी नॉर्मल फोटो को फोटो मॉर्फ कर दिया जाता है। तो बेसिकली अब इसके साथ साथ हम लोग प्रिकॉशंस की भी बात करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा क्राइम हो भी जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी के साथ सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होते हैं तो पहली चीज क्या है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। दूसरी चीज, सब चीजों के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और लिंक्स लेने हैं। स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ अगर कोई फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है तो उसका लिंक कॉपी करके अपने पास रखना है विद डेट एंड टाइम, सो दैट जब आप उसको रिपोर्ट करोगे तो आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उनको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हेल्प मिले कि एक्चुअल में जो साइबर क्राइम हुआ है या फिर जो हैरेसमेंट हुआ है, साइबर बुलिंग हुई है, ये कहाँ से हुई है और क्या एग्जैक्ट डेट और टाइम है। तो अपने पास प्रूफ्स रखो और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है और ब्लॉक कर दीजिए, सिंपल। अब मेरा जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग आपसे भी बात करते हैं कि ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, हमने बात करी सोशल इंजीनियरिंग की, साइकोलॉजी की, अभी जो साइबर क्राइम होते हैं ये होते कैसे हैं, लाइक इनके पास हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? सर सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। और अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा इनके आंसर को इलैबोरेट कर देता हूँ कि मे बी सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपने बायो में लिख देते हैं कि हम कौन हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लीक डेटा के थ्रू, जो ब्रीच हो चुका है डेटा। एग्जैक्टली जो मेन आंसर है वो है डेटा ब्रीचेस। सो मैं अपने हर सेशन के अंदर ना एक लाइन बोलता हूँ कि हम लोग साइबर क्रिमिनल्स को सामने से इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे साथ साइबर क्राइम करो। क्यों और कैसे, बताता हूँ। हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक रखते हैं, पहली गलती। दूसरी गलती, हम अपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर बायो के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के रखते हैं। अपनी डिटेल्स हम उसमें खुद से लिख देते हैं। जब नई नई शादी होती तो हम लिख देते हैं कि मैरिड विद, और आगे अपनी वाइफ का यूजर नेम लगा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स डाल देते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो हमेशा इंटरनेट यूज करते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा कि कभी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं करनी है। अब सेकेंड, जैसा मोक्ष ने आंसर दिया कि सर डेटा ब्रीचेस। अब डेटा ब्रीचेस क्या होते हैं? बेसिकली डेटा ब्रीचेस एक ऐसी ब्रीचेस होते हैं जहाँ पे जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं बेसिकली वो कंपनीज का डेटा हैक करके और उसको बेच देते हैं इंटरनेट मार्केट के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि उस डेटा को कौन खरीद रहा है। उस डेटा को खरीदने वाले स्कैमर्स भी हो सकते हैं, उस डेटा को खरीदने वाले मार्केटिंग कंपनीज भी हो सकते हैं, उस डेटा को खरीदने वाले हैकर्स भी हो सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा कि कैसे पता चले कि मेरा फोन हैक है या नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा है छोटा सा कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी के पास है तो क्या वो उसके बाद भी बिना ओटीपी के मेरा पासवर्ड निकाल सकता है? क्या लगता है आप लोग? यस सर, निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है?
लाइक टैप एंड पे वगैरह टाइप्स में, या फिर कुछ वेबसाइट ब्रूट फोर्स वगैरह यूज करके। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और कोई आंसर? सिम स्वैपिंग, ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन था, both data breaches and data selling because many cyber cafes and companies are selling data. Yes, right. कुछ कंपनीज और कुछ साइबर कैफेज खुद से भी डेटा बेचती हैं। राइट आंसर। अब होता क्या है बेसिकली, ओटीपीज क्यों चाहिए होते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए? बट ओटीपी रूल है, वन टाइम पासवर्ड रूल है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। मतलब अगर हमें इंडिया से बाहर कोई पेमेंट करनी है तो हमें उसके लिए ओटीपी की नीड नहीं पड़ती। इट मीन्स अगर हैकर के पास ओटीपी बाईपास भी ठीक है। अगर किसी हैकर के पास क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी, अगर ये 3 डिटेल्स है तो वो किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता है विदाउट ओटीपी। बट सर मोस्टली कार्ड्स की तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद रहती है। जब हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड जो है हमारा, हम उससे इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो ऑन है या नहीं है। इसके लिए प्रिकॉशन एक है कि जब आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तो उसी टाइम पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ कर दो। कई बार ऑन होती है ऑटोमेटिकली। वापस आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर, फिशिंग, सर्विलेंस। सो रैंसमवेयर, एम्स का अटैक सुना होगा आप सभी ने कि एम्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ था अभी रिसेंट में, जहां पे देखा गया था कि एम्स के जितने भी सर्वर्स थे, जितने भी सॉफ्टवेयर थे, सबके सब करप्ट हो गए थे और सबकी स्क्रीन पे सिर्फ एक लाइन लिखी आ रही थी कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट इन द बिटकॉइन, और उसके बाद ही आपको इस रैंसमवेयर की की मिलेगी। अब उसके अंदर लॉस कितना हुआ था, किसी को आइडिया है? जब किसी हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा रैंसमवेयर अटैक हुआ और सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहला जो फेलियर हुआ वो फेलियर ये हुआ कि जिस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर 5 सेकेंड, हार्डली 30 सेकेंड लेता था, वो काम सारा मैनुअली आ गया, जिसकी वजह से डेथ रेट सडनली एकदम इंक्रीज हो गया। जहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरने में कुछ ही टाइम लगता था और वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते थे, वहाँ पे वो सारी वेबसाइट्स डाउन हो चुकी थी, सारे सॉफ्टवेयर डाउन हो चुके थे। मतलब सारा काम जो हो रहा था वो मैनुअली हो रहा था, हाथों से, और उसमें काफी टाइम भी लग रहा था, और जिसकी वजह से डेथ रेट एकदम इंक्रीज हो गया था। तो रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस होता है जो बेसिकली हम लोग कभी भी नोइंगली तो नहीं करते इस पे क्लिक, अननोइंगली हम इस पे क्लिक करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, और बेसिकली इंस्टॉल ही अपने आप ही हो जाता है, हम सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है वो तुरंत सारी जो जितनी भी फाइल्स होती हैं सबको करप्ट कर देता है, सबके ऊपर एक की लगा देता है, और जब आप उस फाइल को ओपन करने का ट्राई करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपको इतना इतना अमाउंट बिटकॉइन के अंदर पे करना पड़ेगा। नीचे बिटकॉइन की आईडी होती है या क्रिप्टो की आईडी होती है और उसमें आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टो, एमएलएम, अदर स्कैम्स। अभी जैसे मैंने जो आपको बताया था ट्रेडिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, इसके अंदर जैसे बताते हैं कि हम आपका जो पैसा है वो क्रिप्टो के अंदर लगाएंगे या फिर बिटकॉइन के अंदर लगाएंगे, यूएसडीटी के अंदर लगाएंगे। तो वहां से क्या होता है, वो लोग ऐसा झांसा देते हैं कि सर क्रिप्टो के अंदर ना आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आरओआई मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम एक कोलैबोरेशन करेंगे कि सर हमें नॉलेज है क्रिप्टो की कि क्रिप्टो के अंदर कैसे पैसा डबल किया जाता है, और आप पैसा लगाइए हमारी नॉलेज के ऊपर और हम आपको पैसा डबल करके देंगे, उसमें से कुछ परसेंट हम अपने पास रख लेंगे और बाकी आपको दे देंगे। तो ऐसे भी फ्रॉड्स देखे गए हैं। डार्क वेब रिलेटेड थिंग्स, डार्क वेब के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? सर वो एक मतलब जो ब्राउज़र से चलता है, काफी सारा डेटा जो चोरी होता है वो सब वहाँ पे होता है, यस स्कैम्स होते हैं। यस। सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो कौन सा वेब होता है? सरफेस वेब। सरफेस वेब।
अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है। तो हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो टोटल इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 9% पार्ट है। मतलब हम लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं इंटरनेट के ऊपर अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, वो टोटल इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 9% पार्ट है। एक नया क्वेश्चन रेज होता है कि बचा हुआ 89% या 91% पार्ट फिर क्या है और उसके अंदर क्या डार्क छिपा वेब हुआ एंड डीप वेब, है। यस, डार्क वेब एंड डीप वेब। वो आता है फिर डीप वेब और डार्क वेब। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मोबाइल फोन्स ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं, डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं, स्पीकर्स ऑर्डर कर सकते हैं, लैपटॉप ऑर्डर कर सकते हैं। तो डार्क वेब के ऊपर कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस भी हैं जिसके थ्रू हम लोग गन्स ऑर्डर कर सकते हैं, बट ये अगेन दिस इज इलीगल। हिटमैन हायर कर सकते हैं। सारी जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो सब डार्क वेब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स बनी हुई हैं, वहां से इजीली हैकर्स कर लेते हैं बिटकॉइन के अंदर पेमेंट करके। और जितने भी इलीगल पार्ट्स होते हैं इंटरनेट का, जो एक छुपा हुआ पार्ट है वो डार्क वेब है, जिसके थ्रू सारे इलीगल काम ही होते हैं। अब कुछ केस स्टडीज के ऊपर बात करते हैं। डीपफेक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने भी बात करी। डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोटो क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग और वॉइस क्लोनिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्क फ्रॉम होम स्कैम। जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था तो पेंडेमिक के टाइम पे मोस्टली लोगों की जॉब्स जो थी वो छूट गई थी, क्योंकि ऑफिसेज बंद हो गए, फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज थी सारी बंद हो गई, हर कोई अपने घर में बैठा था। तो लोगों ने क्या किया, इंटरनेट के ऊपर सर्च करना स्टार्ट कर दिया, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम नियर मी, ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट हो गई। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एड्स आने स्टार्ट हो गए कि आप घर बैठे 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो, आप इतना अमाउंट कमा सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। लोगों ने जब उसके ऊपर जाना स्टार्ट किया, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट स्कैम्स आते हैं। जैसे कुछ में रजिस्ट्रेशन फीस मांगी गई कि आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, 5 से 10 हज़ार रुपये घर बैठे कमाने हैं, तो आपको पहले 3 या 4 हज़ार रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। लोगों ने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ केसेस में ये देखा गया कि वर्क फ्रॉम होम स्कैम में कुछ भी XYZ अपॉर्चुनिटी दिखा के और कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करा ली गई, किसी के साथ क्राइम करा दिया गया। इसकी भी बहुत अच्छी केस स्टडीज हैं मेरे पास। जैसे एक नोएडा की केस स्टडी बताता हूँ मैं। एक बीटेक स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं थे, अब जरूरी नहीं होता कि अगर कोई साइबर क्राइम होना है तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड ही हो, या फिर आपसे पैसे की ठगी की जाए तभी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो नोएडा का एक बीटेक स्टूडेंट 3rd या 4th ईयर का स्टूडेंट था, वो ऐसे गूगल पे सर्च कर रहा था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। तो उसको एक वेबसाइट मिली, वहाँ पे उसने फॉर्म फिल किया। उसके पास एक कॉल आता है कि आपको इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसने बोला कि सर अगर मेरे पास अमाउंट इन्वेस्ट करने के पैसा होता तो मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ही क्यों मांगता। सही बात है बिल्कुल। तो सामने जो लड़की थी उसने बोला कि ठीक है सर, इट्स ओके, अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारी फाइनेंस टीम ज्वाइन कर लो। उसने बोला उसमें क्या होगा, तो शी सेड कि आप फाइनेंस टीम में आ जाओ और आपके पास बैंक अकाउंट तो होगा। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको सिंपली हम आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कराया करेंगे डेली बेसिस पे, और आपको आराम से उसमें 2 से 10 हज़ार रुपये मिल जाया करेंगे डेली बेसिस पे। और जिन जिन बैंक्स के अंदर हम आपको बैंक डिटेल्स देंगे उनके अंदर आपको वो पैसे ट्रांसफर करने होंगे। तो उसने बोला ठीक है, अच्छी डील है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट डे उसके अकाउंट में 10 हज़ार रुपये आए। उसको बोला गया कि ये 9 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दो इस वाले अकाउंट में, तो उसने ट्रांसफर कर दिए। 1 हज़ार रुपये उसका अपना प्रॉफिट हो गया। सेकेंड डे सीधा 80 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में आए। उसको 5-6 बैंक अकाउंट्स दिए गए, वहां पे उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये चलता रहा, 7-8 दिन चलता रहा। उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी ऐसे अपना अकाउंट यूज करने की। और करते करते सडनली एक दिन आके उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो जब बैंक ने फ्रीज कर दिया होगा तो उसने बताया अपनी कंसल्टेंट को कि मेरा ऐसे मैं ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ पैसा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट तो होगा, आप उसको यूज कर लो। तो ऐसे करते करते उस बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट ने अपने 4 बैंक अकाउंट यूज किए, और एक टाइम आने के बाद चारों के चारों अकाउंट्स फ्रीज हो गए। उसके पास एक महाराष्ट्र पुलिस से नोटिस भी आया कि आपका जो अकाउंट है वो महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा फ्रीज किया गया है।
और आपको नीचे दिए गए एड्रेस पे इस डेट तक, इस डेट से पहले पहले आपको आना है, इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है। उसने अपनी कंसल्टेंट को बोला कि मेरे पास एक ये आया हुआ है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे, आप इसको इग्नोर करो। उसने इग्नोर कर दिया। देखते 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 उसके पास टोटल 6 स्टेट से नोटिस आ गए थे। उसको ये पता ही नहीं था कि उसके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है और किस चीज का आ रहा है। उसका तो सिंपल सा टास्क यही होता था कि उसके पास अमाउंट आया मॉर्निंग दोपहर तक, और दोपहर के बाद उसने वो उस अमाउंट को 10-15 जगह स्प्लिट कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसको ये नहीं पता था कि वो ऐसा मीडिएटर काम कर रहा है उन स्कैमर्स का ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे क्या करते थे एक्चुअल में स्कैमर्स, उस स्टूडेंट का अकाउंट यूज करके उसके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपए लिए और 10,000 में से 9,000 रुपए जो ट्रांसफर करवाए पैसे, वो भी किसी को ट्रस्ट गेन कराने के लिए दिलवाए। जैसा मैंने आपको बताया ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के अंदर पहले जो स्कैमर्स करते हैं वो आपका पहले ट्रस्ट जीतते हैं आपको छोटा छोटा अमाउंट देके। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, आपके पास जो पैसे दिलवाए भी 8,000 रुपए 9,000 रुपए या जो भी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए पैसे दिलवाए, वो भी आपके पास जो आ रहा है वो फ्रॉड अमाउंट आ रहा है। आगे बताऊंगा मैं कि वो फ्रॉड अमाउंट कैसे होगा और वो कैसे ट्रैक किया जाता है और पुलिस कैसे ट्रैक करती है। तो ऐसे करते 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 6-7 स्टेट पुलिस से उसके पास नोटिस आ गए और सडनली उसको एक बाहर की पुलिस ने आके अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि उसके पास जितनी भी मोस्टली ट्रांजेक्शन्स थी वो सारी फर्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन थी। और फिर स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स को वाली बात पता चली, उन्होंने एडवोकेट हायर किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं बचा पाए। वो इस टाइम जेल में है क्योंकि वो इन चीज़ों को प्रूफ ही नहीं कर पाया। अगर वो कहीं पे जॉब कर भी रहा था तो उसके पास कोई ऑफर लेटर नहीं था उस जॉब का, सिर्फ क्या थी, व्हाट्सएप चैट्स थी। आज तक कभी उस लड़की का उसने फेस नहीं देखा। उस लड़की के अलावा किसी दूसरे एम्प्लॉय से बात नहीं हुई। उस लड़की से भी उसकी कभी नॉर्मल कॉल पे बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। इस चक्कर में वो फंस गया। अब एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फोन हैकिंग, इंस्टेंट लोन एप्स और डीफेक टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे स्कैमर्स ने एक बेगुनाह लड़की को बहुत गंदे केस के अंदर फंसाया। तो सबसे पहले बताता हूँ इंस्टेंट लोन एप्स बेसिकली होते क्या हैं। जब हम लोग गूगल पे सर्च करें कि हमें इंस्टेंटली लोन चाहिए, कम इंटरेस्ट पर लोन चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, मतलब 100+ 1000+ ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से हम आराम से लोन ले सकते हैं। बट उनको क्या फायदा होता है इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने का? कभी ये चीज समझ में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम उस टाइम पे कुछ नहीं देखते कि पैसा जो है हमें कहाँ से मिल रहा है और हम उसको क्या दे रहे हैं, किसके रिटर्न में हमें ये पैसा मिल रहा है। ऐसे ही हुआ उस लड़की के साथ भी। अगेन शी वाज आल्सो स्टूडेंट। उसने गूगल पे सर्च किया, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, उसने गूगल पे सर्च किया इंस्टेंट लोन एप्स और विद लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी अपने फोन में। उसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी अपने डिवाइस के अंदर बिना जाने कि वो एप्लीकेशन किस चीज की थी और उसने क्या परमिशंस अलाउ कर दी, क्योंकि जल्दी में थी तो उस अलाउ करती चली गई सारे परमिशंस। वहां पे उसने मांगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, और उस पर नोटिफिकेशन आया कि विदिन 24 आवर्स आपको आपका लोन अमाउंट मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर वो उसके पास अमाउंट आ गया। क्वेरी सेशन जो है हम बाद में लेंगे, ठीक है? अभी के लिए प्लीज म्यूट कर लो सब। कंटिन्यू करता हूं मैं। सो उसके बाद क्या हुआ, विदिन 1 घंटे के अंदर उसके पास लोन अमाउंट आ गया जो कि था 10,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर करीब 2% के आसपास का। उसने जहाँ पे उसको यूज करना था उसने यूज किया। लोन अमाउंट था 10 दिन का। 7 दिन के बाद उसके पास एक कॉल आई और कॉल आके बोलते हैं कि आपने जहाँ से लोन लिया है उस लोन की टीम से बात कर रहे हैं और आपका जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट पूरा हो चुका है और आपको ये जो लोन अमाउंट है वो पूरा पे करना पड़ेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8,000 रुपीज फॉर 7 डेज। तो उसने बोला कि मेरा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% था या 1.5% था। तो उसने बोला कि मैम मुझे कुछ नहीं पता, बट आपका रेट जो इंटरेस्ट जो था वो बढ़ चुका है, मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, तो आपको 10,000 रुपये पे 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपको पे नहीं करूंगी और मैं नहीं कर पाऊंगी इतना अमाउंट, मैंने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया ही नहीं है। एंड शी कट दैट कॉल। उसके बाद उसके पास कॉल आई फिर से, उन्होंने उठाया और उठाते के साथ ही जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो सुनती हैं वो कि इफ़ यू डोंट रीपे योर लोन अमाउंट
दैट इज 18,000 रुपीज, वी आर हैविंग योर न्यूड पिक्चर्स एंड न्यूड वीडियोस, हम आपके सारे कॉन्टेक्ट्स के अंदर उसको सर्कुलेट कर देंगे। अब सडनली उसका दिमाग एकदम एक्टिवेट हुआ और उसने सोचा कि फोटोज वगैरह, कॉन्टेक्ट्स वगैरह उसके पास कहाँ से पहुंचे। उसको समझ में आ गया कि इट मीन्स उसका फोन जो है वो हैक्ड है। बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसी न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो कभी नहीं बनाई अपने फोन के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसे डरने वाली चीज है नहीं और मेरे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ नहीं है, उल्टा मेरे पास 10,000 रुपए आए हैं, तो अगर मैं उसको रीपे नहीं भी करूंगी तब भी मेरा कुछ नहीं जाता। सो शी इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड हर लोकल पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर के साथ कंसल्ट करती हैं, तो लेडी ऑफिसर उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, उनका फोन एनालाइज किया, फोन एनालाइज करने के बाद उसमें एक फर्जी एप्लीकेशन मिली एपीके फाइल, उसको अनइंस्टॉल कर दिया। एंड शी कंसल्टेड दैट कि आप कोई भी अननोन एप्लीकेशन आए, अननोन लिंक आए, उस पर क्लिक मत करना, और अननोन कॉल्स ब्लॉक कर दी। उनको बोल दिया कि अगर कोई भी अननोन कॉल्स आती हैं तो आप उसको एंटरटेन मत करना कुछ टाइम के लिए। तो शी सेड ओके, एंड उन्होंने वापस अपना काम कंटिन्यू किया। बट कुछ नहीं हुआ 7 दिन तक। 8वें दिन सडनली उनके फादर के पास और उनके सारे कॉन्टैक्ट्स के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स गए, कुछ फाइल्स गई, एक फोटो, एक वीडियो और एक ऑडियो फाइल और एक बारकोड गया। और ऑडियो फाइल में था कि हाय, आई एम दिस एंड आई एम अ कॉल गर्ल एंड आई चार्ज दिस अमाउंट टू कम एट योर प्लेस, और आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा नीचे दिए हुए बारकोड पे। और कुछ मतलब ट्रस्ट के लिए मैंने अपनी फोटोज और वीडियोस भी डाल दी हैं इसमें। वो जो वॉइस नोट था वो सेम उसी लड़की की आवाज में, जो नीचे न्यूड फोटो और न्यूड वीडियो थी वो सेम उसी लड़की की थी। कोई उसको बोल के देख के ये नहीं बोल सकता कि वो मॉफ्ड फोटो थी या मॉफ्ड वीडियो थी, वो सेम उसी की लड़की लग रही थी। और लोगों ने पे करना स्टार्ट कर दिया। और उनके फादर के पास जब गया, तो बेसिकली शी बिलोंग फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, और वो विलेज बैकग्राउंड से निकल के सिटी एरिया में अपनी बीटेक करने के लिए गई थी और वहीं पे वो अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। तो उनके फादर बोलते हैं कि मतलब आई वॉज शॉक्ड कि मैंने अपनी बेटी को भेजा था शहर पढ़ाई करने के लिए और वहां पे जाके वो ये सब काम कर रही है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो फोटो और वीडियो उनकी नहीं है। और पुलिस स्टेशन में बैठे थे, बेचारे रो रहे थे। तब एसएचओ ने उनको बताया कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका ये पार्ट है जिसके थ्रू किसी की भी फोटो या वीडियो मॉर्फ की जा सकती है। बट गांव के आदमी को समझ में नहीं आ रही ये सारी चीजें, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, उनको फोन के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे यकीन करेंगे। उनको फिर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई गई। उनके सामने फोटो क्लिक की गई, एक इंस्पेक्टर सर की और एक उनके फादर की, और उनके फादर का फोटो इंस्पेक्टर सर की फोटो में लगाया गया ड्रेस के अंदर। एंड देन हमने उनसे पूछा कि सर अब आप बताओ कि हम कैसे मान लें कि आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं हो। तब जाके उन्होंने इस चीज पे यकीन किया कि हाँ, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है और ये उसको फंसाया गया है। वाकई में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू फोटो या वीडियो मॉर्फ की जा सकती है। और तब जाके उनको यकीन हुआ कि हाँ ठीक है, उनकी बेटी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया होगा। बट इस बीच भी 7-8 दिन निकल चुके थे इस चीज को हुए हुए। और तब उन्होंने बताया कि मैंने पिछले 7 दिन से अपनी बेटी से बात तक नहीं की है। उसका कॉल आता था बट मैं उसका कॉल उठाता नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मेरी बेटी ये सारे काम कर रही है। तो इस केस के अंदर बेसिकली उस लड़की के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हुआ, बट साइबर क्राइम हुआ, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुआ। बीटेक स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है, उसके बाद भी हुआ। और सोचिए एक लड़की के लिए जो 7 से 8 दिन का टाइम पीरियड था, जहां पे उसके साथ पहली चीज साइबर क्राइम तो हुआ है, उसके जो कलीग्स हैं, जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, सबके पास उसकी एक फर्जी फोटो वीडियो गई। उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे टाइम पे कितने सुसाइडल थॉट्स आते होंगे। और हमारे एरिया में हमने देखा भी है, ऐसे केसेस आए भी हैं जहाँ पे लड़कियों ने इन केसेस के अंदर सुसाइड किया भी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि साइबर अवेयरनेस फैलाइए। जो चीजें आप सीख रहे हैं उनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को बताइए। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि साइबर अवेयरनेस इज द ओनली की टू रिड्यूस साइबर क्राइम्स, जो कि हमारे सेशन के स्टार्टिंग में एक
यूजर ने लिखी भी थी। इसीलिए ये एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है, साइबर वीकेंड्स, जिसके थ्रू आप लोग अवेयर रह सको, जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि एक्चुअल में डीफेक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एक्चुअल में मोबाइल फोन हैकिंग कैसे काम करती है। अगर हम इंटरनेट के ऊपर कोई अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटो हमें क्या क्या हार्म कर सकती हैं, ये सारी चीजों की सीरीज हम लोग लेके आए हैं साइबर वीकेंड्स के अंदर। इसीलिए ही एक इनिशिएटिव रखा हुआ है। आगे बात करते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेरी सेशन लेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, किसी लड़की की फोटो मॉर्फ कर दी जाती है, तो सबसे पहली चीज, एक तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और हमेशा याद रखना है अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहली चीज cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करनी है। मैं बताता हूँ आपको कि आगे कैसे काम करता है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, या कैसे कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके, इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास प्रूफ्स कलेक्ट कर लीजिए और उसको आगे सेव करके रखिए, चाहे गूगल ड्राइव पे डाल लो, चाहे अपनी गैलरी में सेव करके रखो, कि आप जब उसको साइबर क्राइम पोर्टल पे या फिर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करोगे, आपको उससे हेल्प मिल सके, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हेल्प मिल सके और वो इजिली उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। नेक्स्ट वेबसाइट है stopnci.org। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो और इमीडिएटली सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर आपकी चैट्स जो है वो डिलीट ना हो। अब एक मिथ है, अगर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें तो एक मिथ है कि अगर कोई इंटरनेट के ऊपर हमें बुली कर रहा है, कोई हैरेस कर रहा है, तो और हैरेस करने के बाद उसने अपने फुटप्रिंट्स रिमूव कर दिए, मतलब उसने जो अकाउंट बनाया था उसको हटा दिया, क्या उसको ट्रैक किया जा सकता है? तो हम बताते हैं। सो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक बार को फिजिकल फुटप्रिंट्स, जैसे जब हम रेत में चलते हैं या फिर रेत में जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के फुटप्रिंट्स आ जाते हैं रेत के अंदर, उनको रिमूव किया जा सकता है कुछ ना कुछ टेक्निक का यूज करके, बट डिजिटल फुटप्रिंट्स को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता। जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर से डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी रिमूव नहीं हो सकते, कभी भी। हमेशा आपके कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स रहते ही रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, और उसके थ्रू पुलिस हमेशा साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकती है। तो अगर कोई ये सोचे कि किसी ने फेक अकाउंट बना के और हमें हैरेस किया, हमें बुली किया, और या फिर साइबर स्टॉक ही क्यों ना किया हो, और उसके बाद पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। आप इमीडिएटली जाके उसकी एक cybercrime.gov.in पे कंप्लेन फाइल करोगे तो उसको पुलिस आराम से ट्रैक कर लेगी। हाँ सर, बट अगर वो बंदा प्रॉक्सी या फिर वीपीएन या फिर वो कुछ आरडीबी वगैरह यूज कर रहा हो देन? ठीक है, अब बेसिकली हेल्प होता क्या है, वीपीएन भी अगर वो यूज कर रहा है या प्रॉक्सी यूज कर रहा है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा होता है। अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मतलब थोड़ी सी एडवांस है। पुलिस के पास एक पावर होती है, स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को कोई ट्रेड करना होता है, अपनी सर्विसेज बेचनी होती है, तो उसको इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसमें पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये आती है कि कभी भी कोई भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर किसी भी कंपनी को कोई नोटिस सर्व कर रही है, इट कैन बी, मतलब पहले जो था वो सीआरपीसी 91 का था, अब जो हो चुका है वो 94 बिनेसेस का हो चुका है, कि अगर ये नोटिस सर्व करती है और इन नोटिस के अंडर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो यू आर लाइबल कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर फेसबुक पे फेक अकाउंट क्रिएट किया गया तो फेसबुक से वो सारा डेटा मिल सकता है। अब आपका ये अगर क्वेश्चन का आंसर दें कि फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हुए वीपीएन यूज करा था, अगर वीपीएन भी यूज किया है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी उसने वीपीएन की, या किसी वेबसाइट से वीपीएन लिया होगा। तो वेबसाइट पे जब आप गए थे, एप्लीकेशन जब आपने इंस्टॉल की थी वीपीएन की, और आपको जब नया आईपी एड्रेस मिला था तो आपने अपना आईपी एड्रेस तो वहां पे छोड़ा ना। इट्स मोर लाइक, आपको पता है, बाकियों को समझाने के लिए बोलता हूँ, आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है। जब हम लोग ऑफलाइन रहते हैं, हम लोग तो उसकी पहचान कैसे होती है, या तो बाय फेस होती है या फिर बाय क्लोथ्स होती है। इट्स मोर लाइक कि इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है लोगों का, आईपी एड्रेस के थ्रू। इंटरनेट के ऊपर कोई किसी को नहीं जानता कि आर्य त्यागी कौन है, वेबएक्स सॉल्यूशंस कौन है।
कुछ नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ जानते हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू जानते हैं। अब जब आपने वीपीएन एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और वहां से एक नया आईपी एड्रेस लिया, तो आपने अपना पुराना आईपी एड्रेस तो वहां पे पार्क कर दिया ना, वो डेटा कलेक्ट हुआ। जैसा मैंने अभी बोला, फुटप्रिंट्स, उस एप्लीकेशन के पास भी आपके फुटप्रिंट्स गए, डेट गया, टाइम गई, आपका करंट आईपी एड्रेस गया। तो जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस वीपीएन कंपनी को नोटिस सर्व करेगी और उसको पूछेगी कि इस डेट और टाइम पे आपका ये आईपी एड्रेस किसने यूज किया है, तो आपका सारा डेटा निकाल के दे देगी हमारी एजेंसीज को, और वहां से इजीली आपको ट्रैक किया जा सकता है। सर बट इफ उस बंदे ने डार्क वेब से कोई आरडीपी बाय करके करा हो ये फिर? ठीक है, अब बेसिकली अगर डार्क वेब यूज किया गया है तो वहां पे नॉर्मल क्रोम या फायरफॉक्स तो यूज किया नहीं होगा, टॉर ब्राउजर ही यूज किया गया होगा। टॉर ब्राउजर फेमस ही इसलिए कि आपकी एनोनिमिटी को मेंटेन करता है। एनोनिमिटी मेंटेन कैसे करता है? वो आप हर सेकंड हर मिनट आपका आईपी एड्रेस जो है वो मास्क करता रहता है, हर मिनट हर सेकंड आपका आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉर को ट्रैक करना टफ है, और टॉर जो है वो एनोनिमिटी मेंटेन करके रखता है। अगर कोई टास्क करना है तो टॉर सेफेस्ट प्लेस है, टॉर के थ्रू ट्रैक करना टफ है। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, ओके। डीप में वैसे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, इसके बाद क्वेरी सेशन भी लेनी है। तो अब अगर हम बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन है, हम लोग जो अपना मोबाइल फोन खरीदते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर फ्री मिलती है हमें? ईएमआई नंबर, आईएमईआई नंबर? नहीं, कोई और चीज जो जिसको हम यूज तो हमेशा करते हैं, बट आज तक उसने कभी हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया। गूगल सर्विस, गूगल आईपी, गूगल सर्विसेज, गूगल सर्विसेज। आईपी एड्रेस के लिए फिर भी हम लोग अपने आईएसपीज को पे करते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल डेटा जब मिलता है तो हम समहाउ उसके अंदर वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बट जब हम लोग गूगल यूज करते हैं तो गूगल को क्या यूज करने का कभी कोई पैसा दिया है क्या? बट सर उसके पास हमारा सारा डेटा है तो वो पैसों से ज्यादा वो है। अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अभी भी हम लोग जिस गूगल मीट प्लेटफॉर्म का यूज करके हम ये सेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑब्वियसली अगर हम हमारी क्लास 1 घंटे से ऊपर चल रही है तो गूगल के सर्वर्स भी उसमें यूज हो रहे हैं। उस केस के अंदर गूगल को कुछ नहीं मिल रहा है, बट गूगल क्या ले रहा है? हमारा डेटा। वो कैसे ले रहा है? गूगल को क्या आप अपने फोन के अंदर से अनइंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते, इनबिल्ट आता है फोन के अंदर। यूट्यूब भी इनबिल्ट आता है। तो गूगल को क्या फायदा होता है? गूगल बेसिकली आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और आपकी एक्टिविटीज ट्रैक करके उस एक्टिविटीज को बेच देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि गूगल जो आपकी एक्टिविटीज बेचता है या फिर आपके फुटप्रिंट्स बेचता है, वो किसी गलत सेक के लिए, नेगेटिव सेक के लिए बेचता है। वो ऑब्वियसली हमारी ही फीचर्स को बढ़ाने के लिए बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमेजोन पे शूज सर्च किए और 5 मिनट के बाद ही उसको हटा दिया, तो उसके बाद हमारे पास एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी फिजिबिलिटी बढ़ रही है कि आप जो मैं शूज देख रहा था नाइकी के और मुझे मिल रहे थे वो 10,000 के शूज, थोड़ी देर के बाद ही मुझे फ्लिपकार्ट ने 8,000 रुपए के ऑफर कर दिए और मुझे उसके ऊपर भी बोल दिया कि आप आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज करो तो आपको एडिशनली 800 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट हुआ ना हुआ। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, वो डेटा कई बार ब्रीच भी हो जाता है, और जब वो ब्रीच होता है तो हमारा क्या क्या डेटा जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। और गूगल के पास हमारा क्या क्या डेटा स्टोर करके रखती है गूगल, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, डिवाइस इंफॉर्मेशन। मैं कौन सा डिवाइस यूज कर रहा हूँ? मैं मैक यूज कर रहा हूँ, मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर मेरा मॉडल क्या है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेरा जो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर होता है मतलब आईएमईआई नंबर, वो क्या है, मैं कौन सा मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, मैं एयरटेल यूज कर रहा हूँ, मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ, ये रखता है। सेकेंड पॉइंट, अब जो मुझे पर डे का डेटा मिल रहा है, 2 GB मिल रहा है, 3 GB मिल रहा है, 5 GB मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है, उस डेटा को मैं कहाँ कैसे यूज कर रहा हूँ। भाई मे बी मैं पूरा टाइम यूट्यूब ही सर चलाता रहता हूँ,
तो मेरे को उसी के रिगार्डिंग, सपोज अगर मैं मूवीज देखता हूँ तो फिर मुझे मूवीज के सजेशंस आएंगे। अगर मैं शॉपिंग करता रहता हूँ तो मुझे शॉपिंग के सजेशंस आएंगे। अगर मैं टेक्नोलॉजी लवर हूँ और मैं डिवाइसेस के बारे में सर्च करता हूँ तो मुझे डिवाइसेस के सजेशंस आते हैं। तो गूगल इस डेटा को ऐसे यूज करता है। नेक्स्ट, लोकेशन इन्फॉर्मेशन। अब इसके थ्रू हम लोगों ने काफी सारे केसेस भी क्रैक किए हैं। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको हैकिंग परफॉर्म करनी है, मतलब डीप में हम इस पे आगे जाके बात करेंगे, तो अगर आपको कभी हैकिंग परफॉर्म करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग ही आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको कीड़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपने काली यूज करो ना करो, आप टूल्स यूज करो ना करो। अगर आपको टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी है तब भी आप इतनी चीजें कर सकते हो कि आप आराम से सामने वाले की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। थोड़ा सा आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो गूगल हमारी जीपीएस इन्फॉर्मेशन भी रखता है कि हम कब कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम रुके, कैसे कहाँ पे हम लोग कितना टाइम रुके हैं, क्या किया है हम लोगों ने। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से नैनीताल, तो गूगल को पहले ही पता चल जाएगा, जैसे ही मैंने टिकट बुक करी दिल्ली से नैनीताल की, तो तुरंत मुझे जो गूगल है वो मुझे एड्स दिखाने स्टार्ट कर देगा कि सर नैनीताल में देखो ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, 10,000 रुपए का रिजॉर्ट है और बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया। क्यों? जब मैंने टिकट बुक करी तो गूगल के पास वो डेटा चला गया। लोकेशन इन्फॉर्मेशन रखता है वो हमेशा, ट्रेसेस रहते हैं हमेशा गूगल के पास हमारे, जिसके थ्रू हम लोगों ने कई बार क्रिमिनल्स को ट्रैक भी किया है। अभी रिसेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने एसएसबी में ट्रेनिंग दी थी, सशस्त्र सीमा बल में, तो मुझे पता था उनकी एक क्वेरी आएगी। सो एसएसबी का सिंपल सा इतना काम होता है, ये एक बॉर्डर फोर्स होती है जो हमारी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे तैनात होती है और वहाँ की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबल एसएसबी होती है। तो उनका मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा कि वहां पे सर तस्करी बहुत होती है, तस्करी जानवरों की हो रही हो, इंसानों की हो रही हो और चाहे शराब की हो रही हो, क्योंकि बिहार में अल्कोहल बैन है। तो बिहार में अगर किसी को अल्कोहल पीनी है तो वो नेपाल से ही लेके आता है। अब अगर हमको चीजें ट्रैक करनी है, अगर हमें पकड़ना है किसी बंदे को कि कितने टाइम नेपाल रहा, कितने टाइम इंडिया रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बार लोग क्या करते हैं, तस्करी जब करते हैं तो वो पूरा हुलिया अपना चेंज कर लेते हैं। अगर नेपाली है तो वो इंडियन बन जाएगा, इंडियन है तो वो नेपाली बन जाएगा, और कपड़े वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह सब उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो अपनी मोल्ड कर लेते हैं। बट अगर अब हमें पता करना है कि वो है कौन एग्जैक्टली, तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं लास्ट 30 डेज की, कि वो उसने कितना टाइम नेपाल में स्पेंड किया है, कितना टाइम इंडिया में स्पेंड किया है, और नेपाल में भी था तो वो कहाँ पे था। जिसके थ्रू विद इन, मतलब जब हम लोग एसएसबी से निकले, ट्रेनिंग दे के आए, विद इन 30 डेज हमें एक नोटिफिकेशन आया वहाँ के कमांडेंट सर का कि आर्या, जो आपने जीपीएस वाली चीज हमें बताई थी, उसके थ्रू हम लोगों ने 3 केसेस क्रैक कर लिए और हमने 3 ऐसे बड़े तस्कर पकड़ लिए जो कि लड़कियों की तस्करी करते थे। कोई इंडिया से नेपाल भेज देता था और कोई नेपाल से इंडिया में आके भेज देता था, जिसको, और उनके पूरे के पूरे हम लोगों ने ठिकाने बस्ट आउट किए थे सिर्फ इसके थ्रू। जब हमने उनको अरेस्ट किया तो हमें उनके पास से कोई ऐसी तस्करी वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ ऐसा नहीं मिला। बट हमने क्या किया, उसके फोन के अंदर से उसके फुटप्रिंट्स ले लिए, जो गूगल हमेशा अपने पास स्टोर करके रखता है कि ये कितना टाइम नेपाल में रुका तो कहाँ रुका, एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड के साथ, उसमें टाइमिंग्स एंड ऑल सब कुछ आता है। तो उसके थ्रू ही हम लोगों ने 3 बड़े केसेस बस्ट आउट कर लिए। अगर कोई चीज है, किसी चीज का एडवांटेज होता है तो किसी चीज का डिसएडवांटेज भी होता है। अब जैसे छोटा सा फ्रैंकली एग्जांपल, कॉलेज स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम कॉलेज से बंक कर लेंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, ना हमें हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा, ना हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स को पता चलेगा। इसके थ्रू वो भी ट्रैक किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स कब बंक करते हैं, कब कहाँ जाते हैं। सो आपको आगे कैसे प्रोटेक्ट करना है साइबर थ्रेट्स से, उनके ऊपर बात करते हैं। कैसे, क्या सेफ्टी पॉइंट्स आपको हमेशा फॉलो करके रखने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ लो इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की। हम हमेशा अपनी क्लासेस में, हमेशा सेशंस में सबको बोलते हैं कि हमेशा अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा नाम आर्य त्यागी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है तो मैं अपना सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं यूज़ करूँगा और मैं अपने फादर का नाम और फादर की डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लूँगा कि वो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। बट
क्या होता है, कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू आराम से आपका पासवर्ड गेस किया जा सकता है और उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है कि आप कौन हो, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, और जिसके थ्रू एक प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है कि इनमें से कोई ना कोई एक पासवर्ड तो होगा। इसको पहले बोलते थे डिक्शनरी अटैक, और पहले बहुत फेमस हुआ करता था। फेसबुक अकाउंट उससे काफी हैक हुआ करते थे। अब नहीं होते हैं इतने फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी जो है एनहेंस कर ली है। तो अगर कोई भी बार बार पासवर्ड डालने का ट्राई करता है तो वहाँ पे उसको बेसिकली AI रोबोट का एक आइकन आ जाता है बना हुआ, उसको रिडायरेक्ट करना पड़ता है। तो आपको हमेशा अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, सेम पासवर्ड आपको सारी सोशल मीडिया साइट्स पे नहीं कैप्चा की रखना। बात कर रहे हो? सॉरी सर आप कैप्चा की बात कर रहे थे क्या वहाँ पे? कैप्चा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने सोचा कि हमने पासवर्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया जो कि हमें भी याद नहीं है और हमने सिर्फ कहीं पे लिख रखा है, बट अब वो पासवर्ड याद तो रहेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे सेम पासवर्ड डाल दिया। अब उससे हुआ क्या, कल को अगर फेसबुक का पासवर्ड, फेसबुक का डेटा ब्रीच हो गया और फेसबुक का हमारा जो है पासवर्ड स्कैमर्स के पास या हैकर्स के पास चला गया, तो कोई भी आराम से इंस्टाग्राम को लॉगिन कर सकता है उसके थ्रू। बट इसलिए सेकंड पॉइंट ये है कि हमें अपना पासवर्ड जो है वो सेम नहीं रखना सारी सोशल मीडिया साइट्स पे। थर्ड पॉइंट इज कि हमें जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं सब पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा के रखना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी आपको अपने अकाउंट्स में लॉगिन करना है तो आपको सिंपली आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपको OTP डालना पड़ेगा। एक ऑन द स्पॉट OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, आपको वो डालना होगा। वो डालने के बाद ही आप उसमें आगे लॉगिन कर पाओगे। नेक्स्ट, क्योंकि डेटा ब्रीचेस के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं और हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, सब लोग Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग भी करते होंगे, बट क्या देखा जाता है कि जब वहाँ का भी डेटा ब्रीच हो जाता है और हमारे डेबिट कार्ड का नंबर चला गया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चली गई और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हमारा जो पैसा था वो चला गया, तो वहाँ पे उस केस में क्या कर सकते हो, एक चीज़ आप अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग जो है उसको ऑफ करके रखो। और एक रूल है RBI का जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। RBI का एक छोटा सा रूल है कि अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी अपने डिवाइस के अंदर और आपने कोई OTP शेयर नहीं किया, तो और उसके बाद भी अगर बैंक से आपका पैसा कट गया तो बैंक इज लाइबल टू रिफंड यू द फुल अमाउंट। बैंक आपको पूरा पैसा आपका वापस करेगा, क्योंकि आपकी गलती से पैसा नहीं कटा होगा, वो बैंक की गलती से पैसा कटा होगा और समहाउ वो डेटा ब्रीच ही हुआ होगा, बट वहां तक जाना ही नहीं है। सो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हमेशा पेमेंट्स के लिए UPI यूज करनी है। UPI के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो सिंपली क्या जाएगा, आर्या त्यागी @Paytm, जो मेरी UPI एड्रेस है, ये अगर किसी को पता भी चल जाती है वो तब भी उसको उसके थ्रू पैसा नहीं निकाल पाएगा। मैक्स टू मैक्स वो पैसे अमाउंट की रिक्वेस्ट कर सकता है मेरे Paytm पे, बट वो पैसा निकाल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, जो एक क्वेश्चन आया था हमारा कि अगर मोबाइल डिवाइस हैक हो जाता है तो उसको कैसे पता करें। इस क्वेश्चन को सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी बात करते हैं और जो मॉडर्न अप्रोच है उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो मैंने लिखी हुई है एक, कि देखो अपने डिवाइस का ना बिहेवियर जो है उसको एनालाइज करते रहो कि उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन तो नहीं हो रही है, उसका डेटा जल्दी ड्रेन तो नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड स्लो तो नहीं हो गई है। तो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच, बट इसके अंदर क्या है, आपको 2 से 3 दिन या 1 दिन पूरा दिन बैठ के आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो अब आजकल मोबाइल डेटा लोग इतना यूज नहीं करते हैं, अब वाईफाई यूज करते हैं, तो वाईफाई के थ्रू हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कितना डेटा गया। और डिवाइसेस जो आ रहे हैं आजकल हैवी आ रहे हैं, कई बार ऑटो अपडेट हो जाते हैं, फोन वैसे भी हीट कर जाता है। तो इसके लिए सिंपल कर दीजिए, अगर मोबाइल डिवाइस देखना है कि हैक तो नहीं हुआ है तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स खोलनी है, वहाँ पे परमिशन सर्च करना है और वहाँ पे जाके चेक करना है कि कौन सी ऐप आपकी किस परमिशन को ले रही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने फोन के अंदर देखा कि कोई क्लॉक है या कोई अलार्म है और या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका कैमरे से कोई लेना देना नहीं है या फिर रिलेवेंट चीजों से लेना देना नहीं है और स्टिल वो उसकी परमिशन ले रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा जो डेटा है वो गलत जगह जा रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क हो जाइए और चेक कीजिए कि वो एप्लीकेशन जो है वो कहाँ से आई थी, वो एप्लीकेशन किस चीज़ की थी। मतलब आज के टाइम पे क्या होता है, अभी रिसेंट में ही मैंने केस सॉल्व किया है क्रेडिट कार्ड स्कैम का।
डेटा ब्रीच हुआ था, क्रेडिट का डेटा ब्रीच नहीं हुआ था उस केस में, सॉरी। उनके पास एक ग्रुप में एप्लीकेशन आई थी, उनका बंधन बैंक में अकाउंट था, बंधन बैंक के ग्रुप में एक एप्लीकेशन आई बंधन बैंक के नाम से, उन्होंने इंस्टॉल करी, जिसके थ्रू उनके फोन का डेटा हैकर्स के पास चला गया और उन्होंने उससे पैसे निकाल लिए। उनके जब फोन को एनालाइज किया तो देखा कि वहां पे कोई फर्जी एप्लीकेशन थी, बंधन ऐप, बंधन.apk करके। तो हमने देखा कि वो कहाँ से आई थी, किस ग्रुप में आई थी। उस ग्रुप को जाके खंगाला तो वहां पे पता चला कि जो उस ग्रुप का एडमिन था उसका व्हाट्सएप हैक हुआ है, और व्हाट्सएप हैक करके उसके अंदर ये एक फर्जी एप्लीकेशन आई थी। तो अब साइबर अवेयरनेस तो हमको रहना है। खाना खा लो। करना क्या है साइबर अवेयरनेस के साथ, अब हम लोगों को साइबर इन्वेस्टिगेटर्स भी बनना है, और हमें अपनी इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करना है एज अ इन्वेस्टिगेटर, और उनको हेल्प करना है सो दैट उनका भी बर्डन कम होता रहे और हम उनकी हेल्प कर सकें इन टेक्नोलॉजीज के साथ खेलने में। तो इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट से अगर सोचें तो अब आपको ये देखना है कि अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है फोन के अंदर, तो हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं उसकी, और चेक कर सकते हैं कि वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी वो कहाँ से आई थी, किसने भेजी थी, किस आईपी एड्रेस के थ्रू आई थी। ऐसे करके आगे हमें काम करना है। नेक्स्ट आता है, हमें किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, चाहे कोई भी ग्रुप में आए, चाहे फैमिली ग्रुप में आए, अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। अब फॉर एग्जांपल हमें लगा कि हमारा एक फैमिली ग्रुप है और हमारे पेरेंट्स ने ही उसमें कोई लिंक भेज दिया, तो एक वेबसाइट है वायरस टोटल, जिस पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो लिंक है, जो एप्लीकेशन है, वो कहाँ, किस चीज की, उसमें क्या है एग्जैक्टली। नेक्स्ट, हमेशा यूपीआई पिन डालने से पहले 3 बार सोचना है। 3 बार सोचना है हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्यों पेमेंट कर रहे हैं और कितना पेमेंट कर रहे हैं। ये 2 नंबर्स हैं, *#62#, इसको कॉल करके अपने डायल पैड पे डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपकी कॉल्स डाइवर्टेड तो नहीं है। अगर डाइवर्टेड है तो आप #21# को डायल करके आप अपनी डाइवर्जन को स्टॉप कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नंबर है हमारा 1930, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का जो ये नंबर है, जिसको I4C ने निकाला था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, और जिसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस के अंदर काफी हद तक पैसे की रिकवरी बढ़ चुकी है। वो कैसे बढ़ चुकी है, अगर किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और उसके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो इमीडिएट बेसिस पर अगर वो 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करे, तो 1930 की टीम करेगी क्या, ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, बैंक्स का और कंपनीज का, कि आपका पैसा आपके बैंक से निकल के जिस भी बैंक में गया होगा, वो तुरंत डिफरेंट लेयर्स के अंदर उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। चाहे वो आपका 1 लाख रुपए 1000 जगह ही क्यों ना गया हो, वो सारे के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वेबसाइट जो है cybercrime.gov.in, अगर किसी के साथ कैसी भी इंटरनेट के ऊपर क्राइम होता है तो आप cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मेरे साथ लिंक्डइन पे, गूगल पे और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। साइबर अवेयरनेस के लिए ही हमने एक पॉडकास्ट चैनल भी बनाया हुआ है आर्या टॉक्स के नाम से। आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे आर्या त्यागी या आर्या टॉक्स, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग IPS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट लेते हैं। अभी वहाँ पे भी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, साइबर फोरेंसिक्स के ऊपर पॉडकास्ट लिया है हम लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष सर का, जो अपनी फील्ड के माहिर हैं। अभी हम उनको यहाँ पे भी इन्वाइट करेंगे, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेरीज ले सकते हैं।